हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्याम भाटिया और आप सभी को वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। और आज हम बात करेंगे जेई या नीट की फिजिक्स बैकग्राउंड, जिसमें हम वेव ऑप्टिक्स को कवर किया जाएगा और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। यानी इसमें हम सारी चीज़ समझेंगे। कोहेरेंस टाइम क्या होता है, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, इंटरफेरेंस कब कब ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है, और इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो होता है क्या वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड है या डिवीज़न ऑफ वेवफ्रंट है, और इन पर बेस्ड कैसे कैसे फ्रिंज विड्थ निकलती है, शिफ्टिंग कैसे होती है अगर कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब या ट्रांसपेरेंट कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग या टू मूविंग द वेव। तो जो वेव मूव कर रहे हैं उनके बीच में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लिट कर दिया जाए टी विड्थ, तो उससे कितना शिफ्ट होगा, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो वेव ऑप्टिक्स में आपसे अब तक अनछुए हैं, अब तक आप कंफ्यूज्ड हो, वो सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम्प्लीटली आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ले सकते हो, आप उसको उस वीडियो को देख सकते हो, जो कि मैंने लगभग 38 या 39 यानी 39 मिनट्स का बनाया हुआ है। उसको आप इजीली देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियोज़ है। बाकी ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा बाइलिंगुअल है, बात सेम है, मैंने PDF भी सेम यूज़ किया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखते हैं, तो अगर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर अगर करना है आपको, क्योंकि नीट और जेई की आ चुकी है और कोविड-19 की वजह से जिस प्रकार से उथल पुथल चल रहा है पूरे विश्व में, ऐसे में आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करना अनिवार्य है। जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशन में आप लोग पढ़ रहे थे, वो भी उनके ऑफलाइन क्लासेस ऑफ हो चुकी है और उनके टीचर किस प्रकार से आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार उनका ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशंस में, तो वो लोग वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं भी दोनों ओर से अगर मिसकम्युनिकेशन हुआ तो आपके स्कोर पर ज़रूर असर पड़ना है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। अगर आपको DPP डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस चाहिए तो जस्ट कमेंट कीजिएगा, PDF बुक चाहिए तो वो दीजिए, और ऑडियो और वीडियो लेक्चर भी आपको उससे मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है, जिन टेस्ट सीरीज़ के बिहाफ पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उनमें हम अलग चीज़, ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हो, 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और कुछ एग्जाम्स भी मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखी है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स की आज मैं बात करूँगा। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, हाइगन प्रिंसिपल जो या हाइगन वेव थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है कि जब देखो लाइट क्या होती है, लाइट एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट का, यानी सीधी रेखा में गमन होता है, और एक दूसरा होता है एक लाइट वेव जो होती है, लाइट एनर्जी जो होती है एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट इट विल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द वेव। एंड इन रे ऑप्टिक्स में भी आपकी लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई प्रकाश किरण सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है, और कोई प्रकाश की वेव या प्रकाश की तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो तरंग के माध्यम से अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो इजीली। तो ये उन्होंने कहा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जो होती है, जो सीधी रेखा में गमन करती है, वो क्या क्या शो कर सकती है, वो बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना, बहुत सारे ऑप्टिकल घटनाएं प्रदर्शित कर सकती है। कौन सी? रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अगर यूँ बोला जाए तो परावर्तन, अपवर्तन, और आपका जो होता है ये डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण बोला जाता है, पोलराइजेशन, और ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है इनका इंटरफेरेंस भी व्यतिकरण होता है। ये इंटरफेरेंस हिंदी में आप देख लीजिएगा इसका हिंदी एग्जैक्टली क्या होता है, बट हाँ मोटे तौर पर। और विवर्तन डिफ्रैक्शन को कहलाता है, व्यतिकरण आपका इंटरफेरेंस कहलाता है, पोलराइजेशन आपका ध्रुवण कहलाता है। तो ये कुछ हिंदी वर्ड्स है, इनका सेंस मुझे अच्छे से, बाकी इनका एग्जैक्ट मीनिंग आप देख भी सकते हो या, बट हाँ आपका जस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी कोई वो नहीं है कि इसका एक हमको कोई वहाँ पर इसकी थ्योरी लिखनी है बोर्ड एग्जाम की तरह, तो एक हिंदी शब्द उसका क्लियर होना चाहिए। लेकिन हाँ मोटे तौर पर आपको कि ये परावर्तन और अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सारी घटना भी वो क्या करती है, प्रदर्शित कर सकती है। अब वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट दोस्तों ये होता है कि लोकस यानी एक बिंदुपथ होता है, एक लोकस होता है, उन सारे पार्टिकल्स का जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं,
सेम फेज में वो क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। यानी जैसे कि विद्युत में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वहाँ पर जितना भी होगा पार्टिकल या जितना भी पोजिशंस होगा वहाँ सब पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी आ रहा है कि ये जो पाथ है, ये इस पाथ पर या इस लोकस पर जितने भी पॉइंट सोर्सेस होगा वो सभी क्या कर सकते हैं, वो सभी सेम फेज में है और सेम डिस्टर्बेंसेस है उनका एट द सेम टाइम इंटरवल की बात की जाए या सेम टाइम इंस्टेंस की बात की जाए। और पॉइंट सोर्स है वो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट देता है और लाइन सोर्स है वो आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देता है। और हाइगन के कुछ प्रिंसिपल्स है, उन्होंने पहले कहा था कि भाई जो पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए या सेकेंडरी वेव फ्रंट जाने जाते हैं आपके जो लाइट होती है, जो लाइट इसमें फॉल होती है। जैसे इसको और अच्छे वैसे कहूँ मैं, अगर इंग्लिश में तो बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में इसको किया जाए तो कि ऑल पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव, जितने भी पॉइंट्स प्राइमरी वेव पर है या वेव फ्रंट पर है वो सोर्सेस होंगे दूसरी वेव फ्रंट के। यानी कहने का अर्थ है कि जितने पॉइंट्स इस पर है वो सारे एक्ट एज द सेकेंडरी वेव फ्रंट काम करेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ आया, ये इसके लिए क्या करेगा, ये इसके लिए सोर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके अगले वाले का सोर्स बन जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। तो ये जो है इस वेव फ्रंट, ये सेकेंडरी हुआ, ये प्राइमरी हुआ इस केस में, ठीक है। इस केस में ये सेकेंडरी हुआ, इसके कंपेरेटिवली ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी वेव फ्रंट होता है अपने से नेक्स्ट वाला जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है उसके लिए उसके पहले वाला उसके लिए सोर्स का काम करेगा, यानी वो पहले वाले से ही निकलेगा, है ना। उसके पहले वाले क्या था उसकी कहानी उसको नहीं मालूम है। और टेंजेंट इन इनवेलप की बात कर रखी कि सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो क्या देते हैं, हमें पोजीशन देते हैं अपने न्यू वेव फ्रंट को प्रोपेगेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिक्लेयर करने के लिए ये हमें सपोर्ट करते हैं। टेंजेंट इनवेलप का अलग कंसेप्ट है थोड़ा सा। बट यहाँ पर आते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, 3-4 टाइप ही बनते हैं इसमें। और उन 3-4 टाइप को ध्यान में रखकर अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर, चाहे आप नीट के हो या जेई को या किसी जेई मेन के हो, इसके अंदर सारा एक ही चीज़ कंसेप्ट आता है। जब कभी भी फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा उस क्वेश्चन का नेचर, उस क्वेश्चन की प्रकृति पहले से फिक्स होती है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। उसमें वैल्यू और उसका थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, वो तो आप इजीली समझ पाएंगे ये उसकी लैंग्वेज पढ़ने के बाद। यानी कहने का अर्थ है कि इंटरफेरेंस से 2-3 चीज़ें पूछी जाती है। एक तो फ्रिंज विड्थ पूछी जाती है, एक नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंज विड्थ, अगर उसके अंदर इंट्रोडक्शन कर दिया कोई अपने ट्रांसपेरेंट स्लैब का तो उससे शिफ्ट कर जाती है फ्रिंज विड्थ, ओके। और कब कौन से प्रैक्टिकल वेव फ्रंट के हैं, कौन से प्रैक्टिकल डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के और कौन से डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के हैं, ठीक है। और इनके अंदर फ्रिंज विड्थ की जो होती है वो कैसे शिफ्ट करती है, दैट्स ऑल। ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन है जो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ उसको मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी आफ्टर बाय सुपरपोजिशन ऑफ द 2 or 2 मोर वेव्स अगर मिलती है तो चीज़ें नहीं आया समझ में अब आएगा। देखो ये एक स्पेस है, आराम से समझते हैं। यहाँ से कोई वेव आई, एक वेव यहाँ से आई, ये स्पेस में आकर कहीं मिल गई, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं, ये स्पेस में आकर यहाँ से कहीं मिल गई। अब यहाँ पर अगर मिली तो अगर सेम फेज में होगी तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर दिखेगी, यानी यहाँ पर ज़्यादा लाइट दिखेगी, यानी यहाँ का स्पॉट चमकीला हो जाएगा, दैट इज़ ब्राइट फ्रिंज। ओके, काम बन गया, दैट इज़ ब्राइट फ्रिंज। और अगर ये लाइट कहीं और चली गई, ये कहीं अपोजिट फेज में मिल गई तो यहाँ पर जो चमकीलापन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंधेरा टाइप हो जाएगा। अंधेरा टाइप होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई एनर्जी मैक्सिमाइज नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर डार्क स्पॉट बन जाएगा, यानी अंधेरा छा जाएगा, यानी मिनिमा बन जाएगा, दैट्स ऑल। या ऐसे सिंपल करो आप बात की, 2 फ्रेंड्स हो यहाँ से निकले, आप अपने एक पार्क में कहीं मिल गए, ठीक है, मिल गए। अगर सेम नेचर के हो, दोनों फ्रेंड्स हो, तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा, आप किसी से फाइट कर सकते हो। लेकिन एक आपका एनिमी, आपका शत्रु ही आपसे मिल गया तो जाहिर सी बात आपस में ही लड़ रहे हो, और थर्ड पार्टी को कोई आ गया आपसे लड़ने के लिए तो उससे क्या लड़ोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ही यूनाइटेड नहीं है, तो आप इससे लड़ नहीं सकते आने वाले से। यानी कहने का अर्थ है कि आपकी मिनिमम एनर्जी, यानी 2 ऐसे फ्रेंड्स जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं तब तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है बहुत सारा, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हो गया, वो ब्राइट फ्रिंज कहलाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है क्योंकि उनका, और मैक्सिमम कैसे बनता है, ये मान लो कि आपकी एक वेव्स है, ठीक है, और दूसरी वेव्स यहाँ से आई, मान लो कि इधर से आई वेव, तो इसका भी ऐसे होना चाहिए। तो ये कौन सा हो गया है, बोलो, ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया आपका मैक्सिमा। लेकिन इसके केस में बात करें कि ये एक वेव ऐसे आई और दूसरी वेव ऐसे आ गई,
यस और नो। तो इसका इसका ऐसे है और इसका ऐसे है, तो जाहिर सी बात जब जब मिलेगा तो रिजल्टेंट एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया। यानी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं थे, पहले से ही लड़ने वाले थे आपस में, ठीक है। तो इनकी एनर्जी कम हो गई और थर्ड पार्टी कोई इससे लड़ने आ गई, तब तो क्या ये आपस में ही लड़ने वाले थे, तो इससे क्या लड़ेंगे। ओके, बट अगर यहाँ आ गए तो ये दोनों जुड़ गए और इनसे कोई बाहर से लड़ने आए तो उसको डिफीट कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। दैट्स ऑल, सिंपल सा लॉजिक। मतलब कोई भी चीज़ जो होती है बहुत ही आसान होती है, बस आपको उसको ईजी वे में समझना होता है। बस अब आप इसके न्यूमेरिकल कर लोगे। कैसे कर लोगे, अब आने वाली में चीज़ें समझा, क्योंकि आपका इसका जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट था वो अब आपकी दिमाग की बत्ती जलने लगी। कैसे, अब यहाँ से बात करते हैं कि सुपरपोजिशन क्या होती है। कुछ नहीं होती है, जब आपस में दो रेज मिलती है तो वो क्या होता है, सुपरपोजिशन या अध्यारोपण जिसको बोलते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक ट्रेन ट्रेवलिंग इन साइमल्टेनियसली और सेम मीडियम में बिहेव इंडिपेंडेंट करती है और उनका किसी भी पॉइंट पर सम जो होता है उनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है। क्या सोचना है इसके अंदर। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको। ये चीज़ रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या, कोहेरेंस टाइम और कोहेरेंस लेंथ, क्योंकि इसी पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है और अब तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स और नीट और जेईई में आए हुए हैं सब इसी का ही एक कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा या थोड़ा मोड़ा रूप देख सकते हो। तो करते हैं बात, इस पर कोई दिक्कत नहीं। तो कोहेरेंस टाइम क्या होता है वो मैं पहले समझाता हूँ। कोहेरेंस टाइम वो टाइम होता है जो उनको सिमिलर बनाने के लिए काम आता है। यानी कोहेरेंस टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन द साइनोसोडल फॉर्म, इट्स वैल्यू दिस। अब ये आया समझ में, नहीं आया ये तो पता नहीं क्या बोल दिया, ये मैं समझाता हूँ। जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये भी मत समझो, मतलब कहने का अर्थ कि दो वेव होती है कि नहीं होती है, उनको मिलने के लिए जो एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं समझा, ऐसा समझो कि ये एक स्पॉट है, ये मान लो कि दिल्ली है, ये रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है 10 बजकर एग्जैक्टली 10 बजे को निकलती, और दूसरी वेव ये वेव मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुई और दूसरी वेव यहीं से स्टार्ट होती है, वो होती है 10 बजकर दूसरी ट्रेन कितने बजे होती है, 10:00 और 10-12 बार जीरो लगा दो और 0.1, यस, मतलब लगभग इतना 10 लगेगा। 1 सेकंड के बाद एक दूसरी वेव स्टार्ट होती है। तो ये होना चाहिए, जब इतनी देर के बाद ही दूसरी ट्रेन यानी दूसरी वेव स्टार्ट हो जानी चाहिए 10⁻⁻10 सेकंड में ही, तो इनके बीच में क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंस टाइम। और ये टाइम इतना होगा या इससे कम, इतना मैक्सिमम है, इससे कम अगर हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। यस, बहुत ही छुपी हुई चीज़, सीक्रेट है ये, याद रखिएगा। इसमें एमसीक्यू फंस सकता, नहीं तो जे एडवांस बना सकता। कोहेरेंस टाइम वो होता है कि एक ट्रेन 10 बजे निकली और एक ट्रेन निकली 10:00 10 बार 01, इतनी देर बाद, मतलब लगभग वो भी 10 बजे, मतलब बहुत, अपन तो सेंस ही नहीं कर पाएगा इसको, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सेंस करता है कि इतनी बार दूसरी लाइट वेव निकली और वो भी इसके पीछे गई और जहाँ स्पेस में दोनों मिल गए, दैट्स ऑल, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो जाएगा। क्योंकि इतना टाइम पीरियड या इससे कम या इससे कम, ये 10 जीरो थे तो 11, 12, 15 जीरो लगा दो, तो इससे कम टाइम की वैल्यू होगी, तभी जाकर आपके पास क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न कब अकर होगा, तभी प्राप्त होगा, अदरवाइज आपका इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो आपके पास कोहेरेंस टाइम कितना आ गया फ्रेंड्स, कोहेरेंस टाइम आ गया 10⁻⁻10 आ गया, ये कोहेरेंस टाइम। अब कोहेरेंट लेंथ क्या होती है, यदि पाथ डिफरेंस जो होता है, पाथ डिफरेंस अगर इस कोहेरेंस नेचर से लॉस्ट हो जाएगा, अगर पाथ डिफरेंस इससे ज़्यादा हुआ, यानी 3 सेंटीमीटर, जैसे कि ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना आ रहा 3 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा अगर पाथ डिफरेंस, इफ द पाथ डिफरेंस ग्रेटर देन द एलसी इज द कोहेरेंस लेंथ, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो कोहेरेंस नेचर इज लॉस्ट, कोहेरेंस नहीं मिलेगा। कौन सा, तो ये पहली बात तो ये 3 सेंटीमीटर कैसे आया, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, कोहेरेंस टाइम इनटू मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब मुझे कहने की बात है क्या, ये 8 है, ये 2 है, तो ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं हो गया, आता है मैथ से, इतना तो सभी को आता है कि नहीं आता है, आता है यार, अब क्या KG फर्स्ट के बच्चे, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इससे जो होगा कि वी कैन नॉट कीप द डिस्टेंस ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर से कम ही रखनी है। अगर इससे ज़्यादा मैंने रख दी इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो फिर ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया मैंने, तो फिर भी मुझे इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है आपको आमतौर पर
नहीं मिलेगा। हाँ, पर आप एडवांस बुक्स पढ़ेंगे तब तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहने का अर्थ है कि इसको ध्यान रखिएगा। तो कोहेरेंस टाइम ये है, और ये क्यों होता है, और कोहेरेंस लेंथ क्या होता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, टी इज द कोहेरेंस टाइम, और पाथ डिफरेंस इससे ज़्यादा अगर हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा हो गया यानी जो कोहेरेंस नेचर ख़त्म हो जाएगा। और अगर इससे बिटवीन द टू सोर्सेज, अगर इससे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखी बिटवीन द स्लिट डिस्टेंस, तब भी आपका इंटरफेरेंस प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इससे ज़्यादा डिस्टेंस मत रखा करो भाई साहब। जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होगा इससे ज़्यादा ही होगा। अगर जे में क्वेश्चन ऐसा आया तो आप बोल दीजिएगा वो क्या होगा, वो बोनस मिलेगा, वो एररफुल होगा। ओके, तो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आपको इस चैनल पर। जस्ट इसको सब्सक्राइब मार दीजिएगा और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूले। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब मिलेगा, जब इवन मल्टीपल होगा। जब आप कह सकते हो ये लेमडा लिखने में नहीं आ रहा था, ये मतलब सिंबल बनाने में मैंने लेमडा लिख दिया इसको, है ना, क्योंकि ये मटेरियल कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं दोस्तों, बिल्कुल एक एक लाइन हाथ से लिखी गई है और समझाई गई है और उन चीज़ों का रिलेवेंस चेक किया गया है। ठीक है, तो 2 लेमडा बट 2n भी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ, और लेमडा बाय 2 यहाँ यूज़ कह सकते हो कि यह वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। ओके, तो एक ये हुआ, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2, और ये इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड मल्टीपल। तो और इनको कुछ रट्टा मार के, ये कोई हम कथावाचक तो है नहीं, तो इसको याद रखें। कुछ याद नहीं रखना, बस न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना है, वहाँ याद रखना है इसको। ठीक है, और ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे दे दूंगा मैं, है ना। कोहेरेंस सोर्सेस आर द सोर्सेस विच हैव द नो फेज डिफरेंस। कोहेरेंस किसको बोलते हैं, या तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो, यानी वही वाली बात मैंने कहा कि एक ट्रेन 10 बजे निकली, दूसरी ट्रेन 10 बजे निकल जाए, या फिक्स टाइम पीरियड हो, यानी यहाँ से ट्रेन जो निकली वो जो कहा था, और हैव द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या बिल्कुल फेज डिफरेंस ना हो, वो क्या कहलाते हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं, या नहीं कहलाते हैं यार, क्या सोचना उसमें, तो ये कहलाते हैं। और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ मल्टी एम्पलीट्यूड क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे 3 फिल्म इंटरफेरेंस सब ये यहाँ पे आ जाइएगा। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, यानी वेव फ्रंट जैसे ऐसे चल रहा है, इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर रहा हूँ। और जैसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस हुआ, न्यूटन्स रिंग हुई, ये सब क्या होते हैं, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, डिवीजन ऑफ आप कह सकते हैं इसको एम्पलीट्यूड। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ये क्या है आपके पास, ये एक वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये चल रहा है। तो अब वेव फ्रंट को अगर डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहलाता है। और एक क्या होता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड नहीं समझ में आया, अब समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर करके अलग से निकालते हैं, वो हम 3 फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, न्यूटन्स रिंग पढ़ेंगे उसके अंदर, वो भी इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, तो है ना, ज़्यादा वो नहीं सोचना कि वो कभी पढ़ेंगे क्या। और थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो YDSC था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये क्या कहलाता है, ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का पार्ट है। यानी जब वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं हम, तब ये काम आता है। यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी एग्जांपल आएंगे क्वेश्चन के, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, नीट में क्या बोलेगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो ये कोई भी YDSC का या फ्रेनेल बाइफ्रेस्नो या लॉयड मिरर, इनमें से कोई भी हो तो आप लगा दीजिएगा। ये कौन सा कहलाता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या हो गया, न्यूटन्स रिंग हो गया, थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया, ये सब उसी का ही, या एट बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन होता है वो आप कह सकते हो ट्रांसमिशन, दैट्स ऑल। ओके, आ रहा है ना समझ में, और नहीं भी आ रहा तो जस्ट कमेंट कीजिएगा, और आगे की चीज़ों में अपन उसको ध्यान रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ओके, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ मिलता है, जब 2 लाइट सोर्सेस क्या हो, सेम, जो शुड इमिट द कंटिन्यूस वेव विद द सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 वेव शुड बी द आइदर नियरली आर इक्वल, ठीक है। और 2 सोर्सेस शुड बी नेरो, यानी इनका जो अपर्चर होता है वो नेरो होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन देम भी क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और 2 सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट मतलब ये इनका फेज डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, या इस टाइप के, और यहाँ से निकलते, दैट्स ऑल, सिंपल सा लॉजिक है। ये एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, समझना है कि जैसे इसके अंदर अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये स्पॉट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर सही, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी सेम फेज में वेव्स मिल रही। तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाती है, मैक्सिमम। यहाँ पर लाइट ज़्यादा दिखने वाली, यहाँ पर चमकीला, जैसे कि ये आ रहा, ये चमकीला स्पॉट बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। जहाँ पर ये नहीं मिल पाता प्रॉपर्ली, जैसे यहाँ पर नहीं मिल रहा, वहाँ पर मिनिमम लाइट जाती है, यानी वहाँ अंधेरा लगता है, यानी वहाँ पर अच्छा ब्राइट स्पॉट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं,
मिनिमम बोल देते हैं, उसको डार्क फ्रिंज बोल देते हैं। और यंग डबल स्लिट में कौन सी होती है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो डार्क ब्राइट होता है। जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो क्या होती है, ब्राइट स्पॉट होता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वाई कहलाती है। और अगर मैं कहूँ ये वाई इज इक्वल टू आगे दिया तो लेमड़ा कौन सा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ओके। और यहाँ पर एन आ गया, एन की वैल्यू 0 1 2 3 से जाएगी, यानी ए से चलती चली जाएगी। तो ये किसकी लोकेशन है, ये मैक्सिमा के लिए लोकेशन है। मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल 2n माइनस लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा। ये कुछ कहने वाली बात है क्या, नहीं कहने वाले सर, बहुत दिन से याद है, बस तो अप्लाई करना सीखो इसको, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें बट फिर भी मैंने बोल दी, ये सर दैट्स ऑल, सिंपल सा ये एक सिंपल एक बल्ब लगा दिया और इसका अपन ने कर दिया, दैट्स ऑल, सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एक ये यहाँ से आई और एक ये रेज आई, तो जहाँ पर अच्छे अच्छे मिलेंगे ये क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी। और जहाँ पर अपोजिट फेज में मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, दैट इज़ डार्क फ्रिंज। और जहाँ पर एनर्जी अच्छा चमकीला माहौल बनेगा, दैट इज़ ब्राइट फ्रिंज। तो ये डार्क फ्रिंज काला बन गया, ये जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट फेज में मिल रही है, यहाँ पर सेम फेज में मिल रही है, सेम फेज में मिल रही है, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन गई, दैट्स ऑल। और क्या कहना है, और इंटरफेरेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ द 1 or 2 बीम। जब मान लो कि जैसे क्या, ऐसे मतलब जैसे मतलब ऐसे, ये ऐसे क्या हुआ, ये ऐसे कैसे, मतलब यहाँ पर मैंने एक स्लैब डाल दी, कौन सी, ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसकी विड्थ टी है, ये टी जो विड्थ है ना ये टी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यू क्या है, ये म्यू है, किसका म्यू, मेरा नहीं, मेरा थोड़ी म्यू, मैं इस प्लेट का म्यू है, ठीक है। और एम नंबर ऑफ फ्रिंजेट शिफ्टेड, कितनी बार क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी फ्रिंजेट विल शिफ्टेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्लैब, कितनी बार तो क्वेश्चन आया हुआ है यार, क्या सोचना उसमें, फ्रिंजेट शिफ्टेड, तो ये एम हो गया, क्या हुआ, एम। और एम से मतलब कितनी फ्रिंज, 1 2 4 10 कितनी शिफ्ट कर जाएगी वो। और क्या हो रहा है, एम इंटू लेमड़ा बाय टी एंड पुलूस के प्लस 1। तो ये फार्मूला आप रट्टा मारेंगे या वैसे समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये एम की जो वैल्यू है, इस एम की क्या हो जाएगी, एम की एक दूसरी वैल्यू भी होती है, वाई अपान बी। अब ये वाई क्या होता है वो बताता हूँ। और बी स्टैंड्स पर बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, या पता है, नहीं पता, चलो ये क्या आ गई, लेमड़ा डी बाय स्मॉल डी, ओके, ये बन गया। तो ये फ्रिंज विड्थ है, बीटा है, तो वाई अपान बीटा दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ फ्रिंजेट शिफ्टेड। तो यहाँ से भी आ जाएगा और ये फार्मूला भी आ जाएगा, दोनों फार्मूला एक ही है। नेक्स्ट में बात करते हैं, लॉयड मिरर से आमतौर पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी एमसीक्यू को शॉर्ट करने के लिए आ जाता है। कैसे, जैसे कि यहाँ से पहली रे आई, यहाँ गई और दूसरी रे डायरेक्टली आई, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होकर आएगी उसमें क्या आ जाएगा, पाई का फेस डिफरेंस, यानी लेमड़ा बाय 2 का पाथ डिफरेंस। पाई का फेस डिफरेंस मतलब लेमड़ा बाय 2 का, ये तो बात समझ में नहीं, क्या बोल दिया आपने, ये कुछ नहीं बोला, लेमड़ा फाई, ये फार्मूला रट्टा मार लो, लिख लो, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। लेमड़ा फाई इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, यस, ये फार्मूला हमेशा याद रखना। फाई फेज, लेमड़ा वेवलेंथ, 2 पाई तो 2 पाई और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, यानी यहाँ पर अगर पाई का फेज डिफरेंस होगा तो लेमड़ा बाय 2 का पाथ डिफरेंस हो जाएगा, और अगर लेमड़ा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा। कैसे, एक्सप्लेन करके बताओ इसको। तो ये लेमड़ा और फाई मुझे निकालना है, और यहाँ क्या बोला है कि ये लेमड़ा बाय 2 का पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई इंटू लेमड़ा बाय 2, ओके। तो एक लेमड़ा से एक लेमड़ा का टर्म, 2 से 2 का टर्म, तो क्या बचा, फाई इज इक्वल टू पाई, यानी जब कभी भी वेव के बीच में लेमड़ा बाय 2 का पाथ डिफरेंस होगा तो फेस डिफरेंस पाई का हो जाएगा। तो ये कहा भी इन है, तो द फेस चेंज इज पाई ऑन द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यस, यही तो मैं समझाना चाहिए। ऐसे जब स्टडी करेंगे आप तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द मीडियम, तो जहाँ पर अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन आ गया तो या तो एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि द रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे, कुछ भी नाम दे दिया इसका, हैव ए पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाय 2 एज कम्पेयर टू इट, यस, एंड हैव ए फेस डिफरेंस पाई एज कम्पेयर टू इट, यस।
1 और 2 तो आपके पास सही होगा, ऐसे वो आएगा क्वेश्चन, और क्या कहना है ना। तो ये बात पार्ट डिफरेंस अब आपको प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं दिक्कत आए तो कमेंट करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा कल तक चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अच्छा पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक स्लो वीडियो लेके आऊँगा, है ना। फ्रेनेल बाइप्रिज्म में क्या करना है, ये यहाँ से गया और इधर चला गया, अब ये तो यहाँ से गया तो ये यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, तो ये वर्चुअल सोर्स S1 हो गया। अब मुझे एक S2 से भी आती हुई प्रतीत होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बनता चला, ये यहाँ से नहीं आ रही एक्चुअली, ये यहाँ से ऐसे मुड़ के आ रही, तो ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म हो गया उस। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेगा तो इसको यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें बीटा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जो होता है, ये जस्ट हम रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं, PQ रीजन में ही मिलेगा आपको, PQ रीजन में फ्रिंजेस बननी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये फार्मूला सिंपल से अप्लाई करो, और सेम चीज़ इसका मोनोक्रोमेटिक लाइट। और हाँ, यंग भाई साहब ने YSSC वो YDSC में जो यूज़ किया था, यंग डबल स्लिट में जो यंग भाई साहब, वहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हुई थी। कौन सी? मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हुई थी, ओके। और वेव ऑप्टिक्स की बात की है, इसको और थोड़ा सा अपन ने जो एक्सप्लेन किया, ये S1 ये ऐसे आया और एक डायरेक्टली यहाँ पर आई, तो यहाँ पर अपना फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिंज मिलना स्टार्ट हो। इसका यूज़ क्या है, तो वर्किंग ऑफ द बाइफ्रेंजल, ये फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहलाता है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 एक्यूट एंगल, जिसमें से 170 डिग्री के बेस एंगल होते हैं और 1 डिग्री का उनका अपेक्स एंगल होता है। और इनके यूजेस क्या होते हैं, ये वेवलेंथ को डिटरमाइन करने का काम आती है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ जो होती है उसको डिटरमाइन करने का काम आती है, और थिकनेस ऑफ द शीट की, ट्रांसपेरेंस मटेरियल की शीट की थिकनेस को भी निकालने के लिए काम आती है। तो ये का एपरेटस A+B का फार्मूला ऊपर दे ही रखा अपन ने, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसी को डाउनलोड कर लेना, क्या दिक्कत है ना। हाँ, डाउनलोड कर सकते हो इसको, इसका लिंक दे दूंगा। ऐसे भी कर सकते हो, कहाँ से ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे ना, अब ये आया और ये आया मिलके, तो ये भी उसका एक ही डायग्राम है, बाइप्रिज्म है, ये टोटल D है, तो वही ये D पता है, ये D पता है, तो आपको मिल ही जाएगा फ्रिंज विड्थ तो सिंपल। अब आता है, अब आ गया मेरे पास क्या, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। टाइम कितना हो गया, टाइम तो ऑलरेडी 26 मिनट हो गए, चलो थोड़ा और 2-5 मिनट कर लेते हैं, है ना। थिन फिल्म इंटरफेरेंस में क्या होगा दोस्तों, थिन फिल्म इंटरफेरेंस कुछ नहीं होना, इसमें वही होना है जो होने का है, क्या होने का है वो अभी होगा। यानी कहने का थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस नहीं, ये है, ये क्या है, डू यू नो पे आते हैं अपन, और यहाँ पे समझते हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड है। यस, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड है। क्या, थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज द बेस्ड ऑन द थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस, इसमें भी इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस लगता है, लेकिन ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर आधारित है, न कि डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर आधारित है। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर आधारित ऊपर वाले की है, अब अपना ही चल रहा। ओके, सच एज थिन लेयर, पानी की जो लेयर सड़क पर भरी होती है, जब छोटे बच्चे उसमें पाँव छपाक से कर देते हैं, और जब पाँव छपाक से कर देते हैं तो फिर क्या होता है, वो आ जाता है पानी वानी ऊपर उनके आइल। तो जब वो आइल का वो ऐसा गड्ढा भरा हुआ रहता है, उसमें चमकता हुआ रहता है चांद सा चेहरा, तो वहीं पे ये चीज़ आ जाती है आपको दिखने के लिए। कहने का अर्थ है कि वहाँ पर जो थिन फिल्म का जो ऑब्जर्वेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द थिन फिल्म इंटरफेरेंस। और ये वेरी करता है कलर फ्रॉम वाइट लाइट, है ना, इंसिडेंट ऑन द सच, और रिजल्ट में क्या बनता है आपको, रिफ्लेक्टेड एज फिल्म, यानी इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इसमें 2 चीज़ समझते हैं अपन। ये लोअर मीडियम से, जब यहाँ अच्छे समझाता हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो दुनिया का कोई सा भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड या वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। भले आपका वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको जो चीज़ मिलने वाली है वो डंके की चोट मिलने वाली, क्या अभी मिल रही, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द वन ऑफ द हायर टू, तो यानी यहाँ से मान लो कि यहाँ से यहाँ आया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये लाइट आई और ये आ गया, तो ये मान लो कि μ1 है, ओके, और ये μ2 है। हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से यहाँ जो लाइट जाएगी, अगर ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, तो इस लाइट वेव का पाई से फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, या λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, λ/2 का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और इसमें कोई न तो फेस चेंज होगा और न ही पाथ डिफरेंस आएगा, कोई भी दोनों में से कुछ भी नहीं आना है आपको। आई बात समझ में, न तो फेस डिफरेंस आएगा न पाथ डिफरेंस आएगा इस रे में, लेकिन जो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये होना कब चाहिए, जब ये μ1 जो है आपके पास ये छोटका सा हो और μ2 जो हो, यानी रेयर से डेंसर में जा रही हो। यही तो बात बोल रही है लाइट कि द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन ऑफ द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडरगोज द 180, द वेव ट्रेवल फ्रॉम द लोअर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लोअर मीडियम ऑफ द
साफ कर देता हूँ उसको, है ना। लोअर मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द वन ऑफ द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये लोअर हुआ, ये हायर हुआ, ये लोअर हुआ, ये और ये हायर हुआ, तब ये क्या करती है 180 डिग्री, यानी पाई का फेज डिफरेंस इसके अंदर आ जाएगा। कौन में? रिफ्लेक्टेड में। और रिफ्रैक्टेड में यानी अपवर्तित किरण में कोई चेंज नहीं आना, लेकिन परावर्तित किरण में चेंजेस आ जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड वेव ट्रेवल फ्रॉम हायर टू, दैट्स ऑल। ये लाइन कंप्लीट। ट्रांसमिटेड वेव द अंडरगोज द नो एक्सपीरियंस एनी फेज चेंज आइदर केस, है ना। तो ये नहीं होना, ओके। और जब ये हायर यानी ये डेंसर हो जाएगा और ये आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, तब इसमें कोई फेस चेंज नहीं होगा, है ना। ये तब इसमें कोई फेस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो और ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट वेव एंड इफ देयर इज ए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज नो फेस चेंज इन द रिफ्लेक्टेड वेव, इफ द वेव ट्रेवल्स फ्रॉम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द वन ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी यहाँ पर ये जो म्यू है, ये कंडीशन अगर ऐसे चेंज हो गई, ये म्यू वन मान लो कि, अरे यार म्यू वन, अरे क्या हो रहा है यार, म्यू वन जो है ये बड़ा हो गया है म्यू टू से, तो क्या हो जाएगा, फिर कोई फेस चेंज नहीं होगा। तो ये लाइन अगेन याद रखिएगा, है ना। और लेमड़ा मिनिमम ये होगा क्या, लेमड़ा एम जो मिनिमम होता है वो लेमड़ा बाय म्यू, एन मतलब म्यू। ये एक लाइन याद रखिएगा, आगे अभी काम आएगी अपने पास। और ये इंटरफेरेंस की अलग अलग कंडीशंस है ना। वेव एक वेव है ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम टू द लोअर मीडियम, और सारी बात यही कही गई जो भी मैंने ऊपर कही आपको, है ना, वही चीज़ उसने वापस से कही। बट कंसेप्ट यही है, फाइनल रिजल्ट आपके मस्तिष्क में जो सेव होना है, इनसाइड योर ब्रेन जो स्टोर होना, वो यही करना है, दैट्स ऑल। बाकी तो ये बस चबा के थ्योरी बोलती रहती है कुछ तो भी, है ना। तो ये वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो गया। अब ये एक, अब वही मैंने कंडीशंस दे दी यहाँ पर, जो कंडीशन शो के दिखाऊंगे, ये अलग अलग, ये एक कंडीशन, ये दो कंडीशन, है ना, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, और फिर एक और यहाँ पे लगा दिया, एक और मीडियम लगा दिया म्यू 3, तो फिर क्या हुआ, ये वही कंडीशन। देखो N1 यानी म्यू 1, ओके, ये म्यू 1 और ये म्यू 2 और ये म्यू 3, जब ये यहाँ से इसके अंदर गई और इसके अंदर गई, तो क्या करेगा, तो वही लेमड़ा 5 इक्वल टू 2.2 डेल्टा एक्स। कहने की बात है क्या, ये तो हमने रट्टा मार लिया सर अभी तक, तो अच्छी बात है ना। रट्टा मारना मतलब नहीं सर, हमें तो रट्टा मारना पसंद नहीं, हम तो समझते हैं। अरे समझोगे क्योंकि तभी तो, कैसे हवा में कैसे समझोगे, थोड़ा बहुत फैक्ट मालूम तो होना चाहिए ना, तभी तो उस फैक्ट को समझोगे। तो ये वो थोड़ा बहुत वाला फैक्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत वाला फैक्ट है ये, है ना। कोई एनालिसिस आपका हवा में नहीं हो जाए, थोड़ा बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले ऑलरेडी होनी चाहिए आपके पास। तो ये लेमड़ा 5 इंटू 2.2 डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स 2D हुआ, ये सर नहीं समझ में आया कैसे हुआ, ये हुआ ना यार, यहाँ दिख तो रहा है आपको, ऐसा कैसे, ऐसे क्या बोल रहे हो, कैसे ये D गया और वापस D आया, तो ये 2D हो गया, ये 2D, और यहाँ तो 0 हुआ, तो ये आपके पास आया। अब ये बोल रहे सर ये तो लेमड़ा एन है और यहाँ लेमड़ा बाय N2 कैसे आ गया, अरे यार अभी हाल तो करा था अपन ने, कहाँ करा, ये वाला लेमड़ा बाय म्यू यानी N2 मतलब दूसरा वाला मीडियम, यानी क्या बोल रहे, तो लेमड़ा एम जो था ऊपर का वो क्या था, लेमड़ा बाय जो मीडियम जा रहा है ना म्यू, तो ये म्यू यहाँ के केस में N2 है, तो ये N2 ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हुआ यहाँ पे आके, और ये लेमड़ा आ गया। अब क्या था यहाँ पर, लेमड़ा एन था, दैट्स ऑल, हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से ये भी कंडीशन रखी, ये कंडीशन रखी। अब यहाँ से ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो पाई का फेस डिफरेंस चेंज हो जाएगा, एक यहाँ पर भी पाई का फेस डिफरेंस होगा, और फिर यहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट होगी, तो इसमें भी पाई का होगा। तो अल्टीमेटली जो ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनली ये कट होकर और दैट्स इट, ये बन गया। ये जैसे कि एक ये और एक ये रेंज, ये ज़्यादा बड़ा है जिसे यहाँ से समझते हैं, तो कि ये आया, तो इसमें क्या, या तो पाई का फेस डिफरेंस होगा या लेमड़ा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस हुआ होगा। और यहाँ से ये क्या हुआ, क्योंकि ये डेंसर है ना, ये डेंसर है और ये रेयर थे, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई, इसमें चेंज हुआ हो, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है, तो इसमें भी पाई का है और यहाँ से तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों में पाई का फेस डिफरेंस या लेमड़ा बाय 2 का क्या पार्ट डिफरेंस आ गया, सिंपल सा। तो ये जो फार्मूला है ना, ये आपको ब्रह्मास्त्र है, ये मतलब कहीं आप इसको कहीं किसी भी एग्जाम में यूज़ कर लेना है ना, नीट, जेई मेंस, एडवांस, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत ही नहीं। और अगेन कंडीशन दी इन्होंने 2π/5 एंड लेमड़ा 5, तो कुछ भी नहीं करना, वही चीज़ें। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया पानी का बुलबुला, यानी ये पानी कह रहा बुलबुला, आसमान उसकी जात, और ये जात क्या हो गया, ये भी इधर भी पानी है और ये हवा है अंदर, तो ये सबसे छोटा है कि N3 से भी छोटा है और N2 से भी छोटा है, तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और ये N3 हो गया, है ना। यह भी N1 N3 इक्वल भी हो सकता है, अगर पानी हुआ और यहाँ पे कांच हुआ तो फिर अलग ही हुआ बात है ना। पर एवरी केसेस में कंसेप्ट सेम रहेगा, एवरी केसेस में कंसेप्ट सेम रहेगा, जैसा कि सेम हो रहा है आपके सामने, तो ध्यान रहे आपको। तो एक ये केसेस हो गया, और
अनदर दूसरा केसेस, मतलब वही चीज़ है कि अलग अलग केस लिया उसको भी फिर, बट कंसेप्ट याद रखिएगा आप, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ तो पाई का फेज डिफरेंस, यहाँ अंदर आया यहाँ से तो इसका भी पाई का फेज डिफरेंस, बशर्ते कि ये इससे बड़ा हो और ये इससे बड़ा हो, ठीक है। ये इससे छोटा हो तो उसके ब्याह पर अपन ने ऊपर वाला जो जो थ्योरी पढ़ा था, इसके ब्याह पर सारा काम बन गया अपनी, यही लाइन मेन थी। दैट्स ऑल। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, हाँ ये थोड़ा सा समझाना है मुझे कि लाइट रे की जो इंटेंसिटी थिन फिल्म इंटरेक्शन है, जो पाथ डिफरेंस आ रहा है आपके पास, फेज डिफरेंस आ रहा है लैम्डा 5 वाला, ठीक है, ये ऑड मल्टीपल होगा तो दैट्स ऑल। और तो म्यू क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, थिन फिल्म जो है उसका, टी थिकनेस ऑफ द फिल्म यूज्ड, जो पतली फिल्म है वो जो पानी की है, और लेमड़ा वेवलेंथ हो गया, आर रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, जब वो रिफ्लेक्ट हो गया, दैट्स ऑल। रखना, वैल्यू निकालना, फार्मूला नहीं आए तो मैं समझा दूंगा, और भी ना सिंपल कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 2 म्यू 2 आर, ओके, बीटा कहाँ गया, ये फ्रिंज विड्थ हो गया, इसमें यहाँ पर क्या मिलने वाला, फ्रिंज विड्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कोई सोचने वाली बात, सारा तो हमको आ गया समझ में। नहीं भी समझ में आया होगा कुछ एवरेज स्टूडेंट्स को तो हेजिटेट नहीं होना, जस्ट कमेंट कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों पर मैं अब न्यूमेरिकल लेकर आऊँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि ये आपको तब तक समझ में नहीं आई जब तक इस पर न्यूमेरिकल लूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सारे के न्यूमेरिकल आपको लेकर आऊँगा, और सारे न्यूमेरिकल इसी थ्योरी से सपोर्टेड होगा, और आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो ये वीडियो मैंने यहाँ तक लाने की कोशिश की, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।